गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, नॉन सेलुलर एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं एग्जांपल वायरस की, क्योंकि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और ये दोनों ही सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं। सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी के अंदर ये कहा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल के सिक्रेशन से ही डेवलप होते हैं और उनके अंदर कुछ इस टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण सेल को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और एक सेल का जो एग्जिस्टेंस होता है या जो अराइज होता है वो हमेशा पहले ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगा। और एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट अ सिंगल सेल। ओके, अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रो का जो मीनिंग है वो होता है बिफोर या प्री, और यूकैरियोट्स का मीनिंग होता है ट्रू। और जो कैरियोटिक वर्ड है वो कैरियन से लिया गया है जिसका कि मीनिंग होता है न्यूक्लियस या कैरिनल। कैरिनल मतलब सीड। So pro means which cells have no proper nucleus and U means which cells have proper or true nucleus present. For example, अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल लें तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल किसी स्ट्रक्चर से बाउंड नहीं होगा, वो ऐसे ही कहीं भी पड़ा रहेगा। पड़ा रहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी डीएनए प्रेजेंट होगा या जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस ना होकर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियोइड, ऑइड वर्ड जहाँ भी आ जाता है उस ऑइड वर्ड का मतलब होता है लाइक, यानी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस की तरह की स्ट्रक्चर के पास या उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं। जिस एरिया में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोइड को समझने के लिए कुछ अदर टर्म्स की अगर हम बात करें, जैसे प्लेटनॉइड, प्लैनेट नहीं है लेकिन प्लैनेट की तरह, ह्यूमनॉइड, ह्यूमन नहीं है लेकिन ह्यूमन की तरह। फॉर एग्जांपल जैसे हम चिंपैंजीज को कह देते हैं कि ये ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, तो वहाँ पर हम ह्यूमन वर्ड यूज़ ना करके ये ह्यूमनॉइड लाइक हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस अब कम्प्लीटली एब्सेंट है बट न्यूक्लियस लाइट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। और दूसरी तरफ हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्मा चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो टिपिकल, यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही है तो मैं टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग मटेरियल हो सकता है। ये नहीं है कि जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ सब के अंदर वही हो या सब वही चीज़ फॉलो करें। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी आउटर ब्लू कलर की तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट नीचे एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। ये रेड कलर की लाइन को हम डिनोट करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का काम ही क्या होता है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम या इसकी शेप या इसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए काम आती हैं। अब जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स हो जाती हैं। अब ये फोल्डिंग्स क्या कहलाती हैं, ये थाइलेकॉइड्स कहलाती हैं। अगर तुम्हें पता हो तो बेटा, थाइलेकॉइड्स का काम क्या होता है, थाइलेकॉइड्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, जो कि मेनली प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड बना लेते हैं। इसी की तरह प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए एक साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो कि खुद अपना फूड बना लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के साथ जैसे जैसे ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की तरफ बढ़ती जाती है तो इसमें कुछ राउंडिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये राउंडिंग्स किसके नाम से जानते हैं? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स, मीजो का मतलब होता है मिडल और सोम का मतलब होता है बॉडी। यानी मिडल बॉडी में क्या होता है, उसका सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया अगर कम होता, इक्वल होता तो ये यहाँ से इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये सरफेस एरिया यहाँ से बढ़ जाता है और ये बढ़ने के कारण क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या फिर जब इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस उतनी ज़्यादा होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें अदर, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट ना होकर ऐसे ही पड़ा रहता है। और जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस की तरह जगह, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर कुछ पिल्ली लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। पिल्ली लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या काम होता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल को दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल के साथ बाउंड करने का काम करते हैं। उनको एक दूसरे के साथ इस टाइप से जाकर फिक्स कर लेते हैं, उनके साथ जाकर कैप्चर हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलम का काम क्या होता है? जैसे वाटर में मूवमेंट करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में सेल को जाने के लिए फ्लैजिलम की रिक्वायरमेंट होती है। इन फ्लैजिला की हेल्प से ये ईजिली मूवमेंट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स, क्रोमो मतलब कलरफुल, सोम मतलब बॉडी, यानी कलरफुल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनके साथ प्रोटीन्स बाइंड हो जाती हैं, या राइबोसोमल प्रोटीन्स आकर अटैच्ड हो जाती हैं, जो आगे एटीपीज का फॉर्मेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ ही जैसे ही राइबोसोम से साइज़ में कुछ बड़ी वेसिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबियम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो क्लोरोबियम वेसिकल्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी वेसिकल्स होती हैं जिसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा रहता है। और ये मेनली क्लोरोबियम वेसिकल्स क्या होती हैं? सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगी। और सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिएक्शन होती है, यानी सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर हो रही होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। अगर ये क्लोरोबियम वेसिकल्स इसके अंदर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होंगी तो उसके अंदर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो नॉर्मल सी बात है कि जो ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हमें कह रहे हैं, मीजोसोम, क्लोरोबियम वेसिकल्स, राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, थाइलेकॉइड्स और बाकी जो बीच का मटेरियल है साइटोप्लाज्म, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगा। यहाँ जो तुम्हें शो हो रही है ये एक टिपिकल सेल है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो तुम्हें यही ड्रॉ करना है और इसके बारे में सब कुछ लिखना है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? साइज़ में छोटी होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑलवेज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और जिस एरिया में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और डीएनए भी जो होते हैं उसके अंदर देखो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता है। कल हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की।